हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने आपके साथ आया हूँ। हाल ही में मैं कुछ स्टूडेंट्स से मिला था और एक आपकी डेट शीट जो है एग्जामिनेशन की आ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा मुझे दिखी उन सभी स्टूडेंट्स में। इस हिसाब से कुछ आपका पेपर पैटर्न है, 10-10 मार्क्स हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबको अलॉट किए गए हैं। पूछेंगे क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स के अंडर भी है। अब पहले फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर है तो पहले फिक्स क्वेश्चन आया करते थे कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गोस हैंड इन हैंड, व्हाई। या सवाल पूछ लिया जाता था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गोस हैंड इन हैंड, या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, या छोटा नागपुर प्लाटो रीजन। ये कुछ फिक्स क्वेश्चंस थे जो आते थे। पर अभी इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि सवाल कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि 2 ही चैप्टर है। नंबर जरूर कम हुए हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से और लाइफलाइन से वो कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल जो है आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो चैप्टर है, उसमें अभी आपका करंट पेपर पैटर्न कैसा है कि आपको 1 मार्क क्वेश्चन इंडिविजुअली नहीं है, 2 मार्क्स क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो उसमें वो पूछ सकेंगे, 2 लाइफलाइन से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे ए और बी करके कि नेम द फर्स्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, देन फर्स्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, या भारत का वो कौन सा पोर्ट था जिसको मुंबई पोर्ट का जो मुंबई पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ था। पहले हमारे पास मुंबई और कराची पोर्ट थे, कराची गया पाकिस्तान में। सो आफ्टर पार्टीशन विच पोर्ट वाज क्रिएटेड टू हेल्प द मुंबई पोर्ट, ये ऐसा कौन सा पोर्ट है जो रिवराइन पोर्ट है और लैंडलॉक्ड पोर्ट है। इस तरीके से सवाल जो है वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक रिवराइन के बारे में पूछ लेंगे, एक आर्टिफिशियल पोर्ट के बारे में पूछ लेंगे, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो यही चीजें थी। ये सेम डिस्कशन मैं स्टूडेंट्स के साथ कर रहा था, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे काफी स्टूडेंट्स। और कुछ स्टूडेंट्स को तो वर्थ ही नहीं दिख रहा है उसमें कुछ, कि सर ये पोर्ट्स के नाम याद करने से, या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, सर चलो ठीक है 10th के बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाने, इन सब चीजों के लिए मैं पढ़ रहा हूं, बट आई डोंट सी एनी वैल्यू इन इट, या आई डोंट सी हाउ इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू माई लाइफ। और फिर एक तबका ऐसा था छात्रों का जिनका ये मानना था, सर इसकी मेरी लाइफ में वैल्यू है या नहीं, मेरे पास तो वो सोचने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा टाइम अभी सिर्फ इसी बारे में क्या चाह रहा है कि क्या पढ़ूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है एग्जामिनेशन में आ सके। ठीक है, पढ़िए। लेकिन ये 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, एक जिनको वैल्यू नहीं दिख रही इस पढ़ाई में, और दूसरे वो जिनके पास वैल्यू देखने के लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन इन दोनों की भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो पूछते हैं कि सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट किया जाए। तो यही इमेज ना काफ़ी परफेक्टली आपकी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है कि एक व्यक्ति है, जो एक छात्र है, जो यहाँ पर खड़ा है, और आगे इतना बड़ा अपार सिलेबस जो है। अब आप कैसे जाएंगे, कैसे करेंगे, देखिए अलग अलग तरीके हैं। हमारी भी कोशिश रहती है कि हम आपकी सहायता करें। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे, उसके लिए भी मैं आऊँगा अलग से सीरीज लेकर के। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि अब इन सब चीज़ों से, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे जल्दी से जल्दी कवर करें और विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन कवर करें, वो उनका अल्टीमेट एजेंडा है। और इसी के लिए हम यहाँ पर आज बात करने के लिए आपके साथ आए हैं। देखिए, हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई नहीं है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाएगा। अगर कोई ये छाती ठोक करके कह दे कि नहीं ये 2 क्वेश्चन पहले आए थे अभी भी आएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक ही चैप्टर से मैंने देखे हैं, कई तरीकों से पूछे जाते हैं। ये मैं कहता भी हूँ ना अपने लेक्चर्स में, आप सीबीएसई के बोर्ड पे, उनके करिकुलम पे सवाल उठा सकते हैं, पर आप सीबीएसई के सवाल पूछने के तरीकों पे या उनके सवालों पर सवाल नहीं उठा सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एक गलती ना करें, कि आप लकी है काफ़ी ज़्यादा अगर मेरी माने तो, कि आपको सिर्फ 2 ही चैप्टर है। अगर उन दोनों चैप्टर्स को आपने भाई हर एक जगह, हर एक कोने से उसको सिक्योर कर लिया, फिर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आंसर कर देंगे। ठीक है, अब रहा सबसे बड़ा सवाल कि सर प्रिपरेशन शुरू किस तरीके से की जाए। जो भी सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद आता हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से ये एक तरीका है, उसको लेकर के आप स्टार्ट कीजिए, वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। या दूसरा तरीका होता है, जो भी आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगे उसको पहले पॉलिश करो। पॉलिश द शू विच इज़ मोर डर्टी। जो आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है आउट ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, उनमें से किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ करके पॉलिश करना स्टार्ट करो। ऑलराइट। और जहाँ तक रही इस बारे में बात कि सर मोटिवेशन कैसे ले,
पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की वजह तो है, पर फिर सर ध्यान जो है इधर उधर भटक जाता है। बैठते हैं, फिर फ़ोन में एक वीडियो देखी, लंबी है वीडियो, कोई दूसरी वीडियो देखने लगते हैं, फिर तीसरी वीडियो देखने लगते हैं, सर फिल्म्स देखने लगते हैं, कंट्रोवर्सीज होती है, मन ही नहीं करता पढ़ने का। और जब पढ़ने का मन करता है, गुस्सा आता है, थोड़ा मोड़ा पढ़ते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कभी सोने का टाइम हो जाता है, कभी खाने का टाइम हो जाता है, कभी घर वालों को भी तो तंग नहीं कर सकते ना। तो सर समझ नहीं आ रहा, जब पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ पा नहीं रहे, और जब पढ़ना नहीं चाहते तब जो है पढ़ाई का बहुत मन करता है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का देखिए एक ही मार्ग है कि मैं तो देखो इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है कि भाई गाना सुन लो, भजन सुन लो, कीर्तन सुन लो, अच्छी बात है, माइंड दिमाग को शांत रखो, पर कर्म करो। प्रॉब्लम ये है ना कि आपने फलाना ढिमकाना, हर तरफ आपका ध्यान है कि अगर पढ़ाई में मन नहीं किया, अभी उठाऊं सुबह सुबह, है ना, जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नीचे वॉकिंग के लिए जाना है तो फ़ोन लेकर के जाते हैं। क्यों सर? कोई मोटिवेशनल गाना सुनूंगा या कोई अच्छा गाना सुनूंगा, वर्कआउट करूंगा। घर पे आए फिर फ़ोन लेकर के, कि मतलब कोई वीडियो देख लेता हूँ और नोट्स बनाता हूँ। देखिए फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यूट्यूब से या आजकल जब पैंडेमिक के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फ़ोन इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी ज़्यादा उससे मत अटैच हो जाओ कि हर जगह पे आप फ़ोन को घुसाने लगे। नॉर्मल वर्कआउट के लिए भी आपको फ़ोन चाहिए, खाना खाते वक्त भी आपको फ़ोन चाहिए, पढ़ाई करते वक्त भी आपको फ़ोन चाहिए, तो वो जो है आपकी परेशानी बढ़ाएगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आप इतना ज़्यादा देख चुके होते हैं ना कॉन्टेंट की, आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। देखिए एक सीधी सी बात है, अगर कोई पोहा खा रहा है ना, या मानो कोई हलवा खा रहा है, बहुत अच्छा बना है, पर बार 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 खाएगा ना तो उसका मन नहीं करता। तो प्रॉब्लम ये है ना, आपको लगता है कि मेरे पढ़ाई का मन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी बुक से पढ़ने की आदत तो छूट गई है, अब तो पढ़ रहे हो आप फ़ोन से। और प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि फ़ोन देख देख करके आपका मन उब गया है। अब आपको लग नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा, पर एक्चुअली आप फ़ोन से ही बोर हो गए हो। पर फ़ोन छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट है उसमें। तो जिस चीज़ से आप जितना ज़्यादा चिपकोगे ना, वो चीज़ उतना ज़्यादा खा जाएगी आपको अंदर से, और उतना ज़्यादा आपको लगेगा कि भाई मैं इसके मज़े ले रहा हूँ, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे अगर एक और एग्जाम्पल से समझाया जाए तो आजकल ये बहुत सारी वेब सीरीज़ आती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इनसे अछूता हूँ या मैं किसी जंगल में रहता हूँ, नहीं, बहुत सारी वेब सीरीज़ आती है। तो मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। तो क्या होता था, जैसे कोई वेब सीरीज़ आई है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो, तो वेब सीरीज़ में इतने सारे एपिसोड्स होते हैं। तो क्या है कि काफ़ी लोगों की आदत होती है ना कि भले ही 40-50 एक घंटे के एपिसोड से वो एक ही दिन में सारे एपिसोड देखेंगे, है ना, उसको बिंज वॉचिंग कहते हैं। और ये बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है, ऐसे बताते हैं कि मैं तो बिंज वॉच कर रहा हूँ जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया है, बहुत गर्व की बात है। अब यहाँ पे परेशानी ये होती है ना कि वो उन्होंने ना एक्चुअली स्टोरी वाइज तो जान लिया कि हाँ इसके बाद ये हुआ, इस एपिसोड में ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, पर वो उसको कभी समझ नहीं पाए। जैसे एक वेब सीरीज़ थी नेटफ्लिक्स की, क्रैश लैंडिंग ऑन यू, वो मैं देख रहा था। तो उसमें क्या था ना कि शुरू में मैंने भी वही गलती की थी, मैं बिंज वॉच कर रहा था, और ये आपके स्टडी से भी रिलेटेड है, रुको थोड़ा आपको समझ में आएगा। मैं बिंज वॉचिंग कर रहा था, तो क्या हो रहा था कि एक के बाद दूसरा तीसरे सारे एपिसोड्स मैंने देखे, और एकदम से फिर जब मैंने दोबारा फर्स्ट एपिसोड देखा ना, तो मुझे लगा ये सारे एलिमेंट्स तो मैंने मिस कर दिए। क्योंकि हुआ क्या कि जब मैंने एक से ज़्यादा एपिसोड्स एक दिन में देखने शुरू किए ना, 2 एपिसोड 3 एपिसोड, उससे ज़्यादा मैं देख नहीं पाया, तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कि मैंने काफ़ी सीन स्किप किए और फटाफट मैं आगे 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 देखना चाहता था। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे वो वाकई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है तो भगा क्यों रहा हूँ मैं, और अगर मैं वाकई इतनी ध्यान से उसको देख रहा हूं तो जब तो मुझे एलिमेंट्स याद क्यों नहीं आ रहे, वो एलिमेंट्स जो उस फिल्म की जान है, उस वेब सीरीज की जान है, वो डायलॉग जो उस फिल्म की जान है, जब वो डायलॉग्स बोले जाते हैं तो मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं होता, है ना। वही जब 2-3 दिन बाद मैंने ब्रेक लेके आराम से एक एपिसोड एक दिन में देखा, समझा उसको, तो मुझे समझ में आया कि ये एक बहुत इमोशनल मोमेंट है, ये बहुत बहादुरी वाला मोमेंट है। लेकिन तब मैं वो समझ नहीं पाया था, क्योंकि तब मैं एक होड़ में लगा था कि खत्म करना है, अरे बहुत अच्छी स्टोरी, बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में हो गया। हमको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली क्या होता है ना, धीरे 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 हमारा अटेंशन स्पैन कम होते जाता है। पहले हम सब कुछ समझ रहे होते हैं, धीरे 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 करके वो छोटा होने लगता है, और जैसे जैसे वो छोटा होता है हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सब कुछ जो है देख ले। और ये आप अकेले नहीं है, हर किसी के साथ, मेरे साथ, हम में से हर किसी के साथ होता है। अपनी पढ़ाई के वक्त भी यही होता है। कोशिश कीजिए कि आप अपने समय को थोड़ा सा बांध लें। समय को बांधने का ये मतलब नहीं कि टाइम टेबल बनाओ कि 8 से 9 नाश्ता करो। देखो मेरी तो हमेशा से ये फिलॉसफी थी, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम टेबल बनाने में विश्वास नहीं रखा, पर मैं ये ज़रूर कह सकता था कि यार जब भी मैं फ़ोन उठाऊंगा तो
एजुकेशनल पर्पस के लिए ही उठाऊंगा और एजुकेशनल पर्पस हो गया तो फ़ोन रख दूंगा। होता है कभी कभी, देखो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपने ठान लिया तो अगले दिन से फॉलो होने लग जाएगा। नई प्रॉब्लम्स आएंगी, नहीं फॉलो हो पाएगा, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फ़ोन उठाइए, कोई एजुकेशनल कंटेंट देखिए, बंद करके रख दीजिए। वो माइंड के बहकावे में मत आइएगा कि अभी तो फ्रस्ट्रेट हो गया, चलो एक वीडियो देख करके, एक एंटरटेनमेंट या एक वाइन देख करके खुद को एंटरटेन कर लेता हूँ, उस ट्रैप में मत पड़िएगा। जहाँ तक और ये है ना कि बहुत से स्टूडेंट्स ना कहीं थोड़ा सा इस वजह से डिप्रेशन की तरफ भी जा रहे हैं कि ना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अंदर से। और ऐसा हो गया है ना, अब जिन स्टूडेंट से मैं मिला कि मानो चलो उनको कोई कॉमेडी वीडियो दिखाई जा रही है या कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखाई जा रही है, देख तो रहे हैं, दूसरी भी देखेंगे, तीसरी भी देखना चाहते हैं, बट अंदर से कोई चेंज नहीं आ रहा। अभी भी वो कांस्टेंट डर या वो कांस्टेंट अजीब सी फीलिंग है, थकी हुई सी फीलिंग है। और वो क्या है वो समझ ही नहीं आ रहा स्टूडेंट्स को भी कि मतलब चलो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको थोड़ा इंस्पायर किया टीचर ने, मैंने खुद कहा कि सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, आप पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये पढ़ लेना। उसके बाद फिर वो फ़ोन पे जा रहे हैं, उसके बाद पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ कुछ और देख रहे हैं, फिर ये देख रहे हैं, है ना। लेकिन उनको कुछ भी दिखा दो, इंस्पिरेशनल से इंस्पिरेशनल लाइन उनके लिए बोल दो भाई, ग्रंथों का निचोड़ उनको दे दो, फिर भी वो उनकी मतलब ऐसा है ना कि ईश्वर भी स्वयं आकर अगर ब्रह्म ज्ञान देंगे ना इस वक्त, तो भी वो उनको पूरा नहीं पड़ेगा। क्यों? अंदर से चिड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। चिड़ किस बात की है सर? बड़ा चिड़ इस बात की है कि अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है या तो अपनी प्रिपरेशन से, है ना, या गुस्सा आ रहा है कहीं ना कहीं, है ना। और उस गुस्से को काबू करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप कुछ और कंटेंट देखना चाहते हो, उससे और प्रॉब्लम हो रही है। मेरी मानो तो अगर आपको इस साइकिल से बाहर निकलना है, गुस्से के साइकिल से, एडिक्शन के साइकिल से और चिड़चिड़ेपन के साइकिल से, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं अपने माइंड को या अपने दिल को हल्का करने के लिए कोई अच्छा कंटेंट देख रहा हूँ या फिर कोई कॉमेडी वीडियो देख रहा हूँ, कुछ समय के लिए दिल हल्का हो जाता है, वापस से वही फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए कुछ टाइम के लिए आपको फ़ोन छोड़ना पड़ेगा। करके देखिए एक बार, एकदम से माइंड में रिवोल्ट आ जाएगा, फ़ोन छोड़ दिया तो मुझे अगर शुभम सर की या मान लीजिए किसी और टीचर की कोई वीडियो देखनी है तो मैं कैसे देखूंगा? वीडियो नहीं देख सकता, मैसेज ड्रॉप नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई छोटी सी चीज़ इंटरनेट पे चेक करनी है तो बार बार मैं लैपटॉप या कंप्यूटर तो ऑन नहीं करूँगा, ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो इसका सल्यूशन यही है कि ठीक है, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है फ़ोन का यूज़ कीजिए, या ज़रूरत पड़े कि नहीं इतना ज़रूरी नहीं है तो लैपटॉप या कंप्यूटर ऑन कीजिए, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। और टेक्स्ट बुक अगर आपने नहीं खरीदी है, ये भी बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम है। पहले बच्चा चाहे कैसा भी हो, पढ़ता हो ना हो, जब स्कूल जाते थे तो टेक्स्ट बुक होती थी, अभी तो टेक्स्ट बुक ही नहीं है बच्चों के पास। ठीक है, पर कोशिश कीजिए, देखिए एक दिन में नहीं हो जाएगा, पर हो सकता है, कोशिश कीजिए कि फ़ोन का यूज़ थोड़ा कम करें, कम से कम करें। खुद के नोट्स बनाएं और उसके बाद उन्हीं को बार बार उन नोट्स को रिवाइज करते रहे, है ना। एक और ये हो सकता है कि मान लो मैं हर टीचर अपने आप में बेहतर है, मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से अगर आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल, जाने दो बोर्ड पे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी कोई वीडियो आप देख रहे हो तो उसमें ऐसा करना कि अगर आपने ब्लूटूथ स्पीकर से और दूर जो है फ़ोन रख दिया है लगा करके और सिर्फ सुन रहे हो तो भी काम चलेगा। उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि सुन रहे हो, बीच में ऐड आने लगते हैं, तो फिर बार बार उठ के जाके ऐड स्किप करना है तो वॉल्यूम कम कर दो या थोड़ी देर के लिए निकाल दो कान से, या अगर ऐड स्किप कर सकते हो तो कर लो, पर कोशिश करो कि थोड़ी सी दूरी बना के रखो फ़ोन से। या फिर आप जो भी ऑनलाइन वर्ल्ड है, जो सोशल मीडिया है, इससे थोड़ी दूरी बना करके रखो, ये चिड़चिड़ापन अपने आप कम होगा। क्योंकि पता है आपकी प्रॉब्लम फ़ोन ही है, और आप फ़ोन में ही कोई कॉमेडी या कोई इंस्पिरेशनल वीडियो देख करके अपनी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। देखो कहीं आग लगी हो ना, तो आग में खाना पानी डालने से आग बुझती नहीं है और ज़्यादा बढ़ती है। आग से दूर जाना ज़रूरी होता है, नहीं तो गर्मी हमेशा महसूस होगी। ठीक है, आप आग के पास तो बैठे हैं, स्वेटर पहन लेंगे, शॉल ओढ़ लेंगे कि आग की गर्मी नहीं लगेगी, नहीं, आग ताप से अगर बचना है तो आपको दूर तो आग से कुछ समय के लिए जाना ही होगा। तो यही है, ठीक है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी स्टूडेंट्स तो इतना ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं इन बातों को कि क्या ही बताऊँ मैं, कि उनको लगता है कि यार ये तो भाई कि जिस फेज से मैं गुजर रहा हूँ या जो मैं इस वक्त एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो तो कोई नहीं कर रहा होगा इस दुनिया में, ये सोचते हैं। और शायद वो बहुत मतलब उनको लगता है कि यार मैंने पहले कभी पढ़ा नहीं, पहले बहुत अच्छा स्टूडेंट था, अभी एकदम से पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा। ये सबके साथ होता है, ये आपको लग रहा होगा मेरे को आपकी कहानी कैसे पता है, हर किसी के साथ होता है।
कि मेरे में पोटेंशियल तो बहुत है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था फिर भी आंसर्स अच्छे से लिख सकता हूँ पर पढ़ता नहीं हूँ, या इंग्लिश अच्छी है पर नॉलेज नहीं है ना। तो ये हर किसी को लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे पास कम है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसके पास सब कुछ हो, ये बात आप मान के चलो, पहली बात। दूसरी बात जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उनको लगता है कि भाई जो हम अनुभव कर रहे हैं इस वक्त तो किसी ने नहीं किया आज तक जीवन में, कि कोई भी जो है इस परेशानी से नहीं गुजरा होगा, इस फ्रस्ट्रेशन, इस मेंटल ट्रॉमा या इस मनोस्थिति से नहीं गुजरा होगा जिस मनोस्थिति से हम गुजर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बकवास बात है। इस वक्त आपका ध्यान ना रिजल्ट पे बहुत ज्यादा है। एक बार महेंद्र सिंह धोनी जी से भी किसी ने पूछा था कि आप इतने कूल कैसे रहते हैं, तो वो कहते हैं इट इज वेरी सिंपल, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। अब ये कहना आसान है पर उनके पूरे जवाब को सुनिए आप। वो यही कहते हैं कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट। हम जितना ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे उतनी ज्यादा परेशानी होगी, है ना। हमें क्या करना है, बस अपने एफर्ट्स को, अपने कर्म पर, अपने एक्शंस के ऊपर ध्यान देना है। तो देखो, दो लेवल पे प्रॉब्लम होती है, दो रीजन है आपके। रीजन नंबर 1 तो ये है कि बहुत ज्यादा फोन से अटैच्ड हो गए हो और इतना ज्यादा ड्यूरेशन आप यूज कर रहे हो ना आप मोबाइल एप्लीकेशंस का। मैं जानता हूँ थोड़ा बुरा लग रहा होगा और मैं जानता हूँ हर बच्चा पूरी तरीके से गलत नहीं है, शायद वो ज्यादातर टाइम जो है फोन जो है पढ़ाई के लिए यूज कर रहा है, पर कोई भी चीज अगर अच्छाई के लिए सही ज्यादा यूज करो ना, तो मैंने बताया ना वो वेब सीरीज के एग्जाम्पल से अटेंशन स्पैन कम होने लगता है। तो क्या करना होता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि फोन बहुत ज्यादा यूज ना करें। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप बेसिकली यही है कि ये बात मान करके चलिए कि आप जिस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं वो सब गुजरते हैं, उससे हम भी गुजरे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कोई डिप्रेशन या ऐसा कुछ नहीं है। मतलब एक बच्चा जो अभी 15-16 साल का है उसके मुंह से डिप्रेशन ये सारे शब्द सुन करके हम ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये उम्र तो स्फूर्ति की है, ऊर्जा की है। अरे क्या हो जाएगा जनाब, क्या हो जाएगा वर्स्ट केस सिनेरियो में, कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, अरे हूं ना मैं यहाँ पर। मत देखना पूरा वीडियो लंबा है, सिर्फ जो सवाल बताए जाते हैं ना वो देख लो, उसी में से आएगा, जो बताया है वही से आएगा। टेंशन क्यों ले रहे हो इतना, है ना। और उसके बाद भी अगर मुझ पे भरोसा नहीं है मत करो, अपने ऊपर तो भरोसा करो। बार बार कहता हूं कि जवाब वो कैसे भी पूछे, सवाल कैसे भी पूछे, जवाब लिखो ना। अरे कोई भी सवाल आ सकता है। अरे वो 9th स्टैंडर्ड से कोई एग्जाम्पल वो सवाल ले लिया कि मतलब कोई भी सवाल ले लो कि वाई वॉज लेनिन अगेंस्ट मेंशेविक्स, मानो ऐसा कोई सवाल है, लेनिन जो है बोल्शेविक के लीडर थे, है ना। कोई भी ऐसा सवाल, चाहे कोई भी सवाल हो, वाई वॉज लेनिन अगेंस्ट मेंशेविक्स, तो लिख दो लेनिन वॉज अगेंस्ट मेंशेविक्स बिकॉज लेनिन डिसएग्रीड विद द पॉलिसीज ऑफ द मेंशेविक्स, लेनिन बिलीव दैट व्हाट द मेंशेविक्स आर डूइंग इज रॉन्ग। बहुत जनरल पॉइंट्स में लिख रहा हूं, पर लिख रहा हूं इसमें कम से कम 1 नंबर तो जरूर मिलेगा। 3 मार्क के क्वेश्चन में 1.5 भी मिल सकता है, 1.5 मिल गया तो 2 हो गया है ना। जैसे 27.5 प्रोबेबिलिटी है कि वो 28 में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके से होता है। तो अपने ऊपर भी थोड़ा भरोसा रखो ना। मैं बार बार कहता हूं, देखो थोड़ी इंग्लिश, थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा नॉलेज, यही जो है एक कमाल के स्टूडेंट को बनाता है। और ये मेरे शब्द नहीं है, मैंने भी अपने गुरुओं से सीखा है जो मैं आपको बता रहा हूं। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये बात समझ करके चलो कि आप कोई अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोगों की बैंड बजी हुई है, सब कोशिश कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ना भूल जाओ एक पल के लिए क्या होगा, अपने रिजल्ट पर फोकस करो। आप ना बिल्कुल अर्जुन की तरह, अरे जैसे भगवत गीता के केंद्र में कौन है, जब ये सवाल पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि द सेंटर ऑफ द भगवत गीता इज लॉर्ड कृष्णा। नो, इट इज अर्जुना, बिकॉज हु इज द सेंटर। अरे अगर एक बहुत बड़ा सर्कल यहाँ पे बनाया जाए और कहा जाए कि इसके सेंटर में ही सर्कल भगवत गीता है, इसके केंद्र में कौन है, तो लोग कहते हैं कि ये श्री कृष्ण है। नहीं, श्री कृष्ण तो स्वयं पूरी गीता है, पर केंद्र में कौन है, अर्जुन है। क्योंकि अगर सवाल ही नहीं होते तो जवाब कहां से होते। अगर सवाल ही नहीं है, क्वेश्चंस ही नहीं है, तो जवाब कहां से होते। इस सभ्यता में कोई भी कमांडमेंट नहीं दे पाया है। अरे आप देखिए कि जब महादेव आए थे हिमालय पे, यहाँ पे आदि योगी हम उनको कहते हैं, द फर्स्ट योगी उसका मतलब है, जब वो आए थे तो उनकी धर्मपत्नी जी ने भी सवाल ही पूछे। पूरे शिव सूत्र में केवल सवाल ही सवाल है। जब अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में वार्तालाप होती है उसमें भी वो केवल सवाल सवाल सवाल, कर्म क्या है, वास्तव कर्म क्या है, योग क्या है, सब तो पूछते हैं, है ना। तो सवाल ही सवाल है यहाँ पे। हर बार आप कहीं पर भी देखेंगे आपको सवाल ही सवाल मिलेंगे। आदि शंकराचार्य जी से भी सब सवाल ही सवाल पूछते थे,
है ना। बट आदि शंकराचार्य के पास ऐसा लॉजिक माना जाता था कि हैड दी अनबीटेबल लॉजिक, कि लोगों को भाई झुंड के झुंड में वो हरा देते थे, है ना। खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहां पे आप समझ करके चलो कि आप ना बिल्कुल अर्जुन की तरह हो यहां पर, है ना। उसको भी जब उसने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में देखा ना, तो उसको वर्थ ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसको बहुत डिप्रेशन सा हो रहा था, ये क्यों करना पड़ रहा है, क्यों गलती है, बड़े भाई को तब रोकना चाहिए था, नहीं रोका, ये हो गया वो हो गया, अब ये करना पड़ रहा है। आपको भी वही लग रहा है कि ये क्यों कर रहा हूं, इस तरीके से क्यों पढ़ रहा हूं, पढ़ना चाहता हूं, माइंड क्यों नहीं लगा पा रहा मैं, उस वक्त जब मौका था तब पढ़ना चाहिए था, तब तो टाइम पास कर लिया, टर्म 1 में भी अच्छे मार्क्स नहीं है कि टर्म 2 में अच्छा हो जाए, यही सब आप सोच रहे हो, मेरे को पता है। तो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए यही है ना कि अपना अर्जुन भी बहुत ज्यादा आप ही की तरह बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो गए थे, और उनको वर्थ ही नहीं दिख रहा था कि ये जो दुर्योधन है ये तो मेरे बड़े भाई हैं, दुशासन है, अरे दुराचारी है, पर ये भी बड़े हैं मुझसे उम्र में, और बड़े भाई की बीवी को भाभी कहा जाता है, भाभी का दर्जा माता के बाद होता है, इसलिए हम भाभी माँ कहते हैं। तो अपनी माँ को, अपनी माँ समान भाभी को कैसे कोई विधवा बना दे, तो यही सब सोच रहे थे वो। और वहीं पे रविंद्र जैन जी काफी कमाल की लाइनें लिखते हैं, आपकी सिचुएशन पर भी सटीक बैठती है, गौर फरमाइएगा। वो द्रोणाचार्य को देख करके कहते हैं कि जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे। जिन गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या दी, उन पर धनुष कैसे उठाऊं। जिन गुरु द्रोण ने दी धनुर्विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे। पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे। भिक्षु कहाना है शीघ्र त्रिलोक में, भिक्षु कहाना है शीघ्र त्रिलोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे। अरे जो जिनसे धनुर्विद्या ली उनके ऊपर धनुष उठाऊं, अरे जो पूजन योग्य है, जिन्होंने जीवन भर अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, जिनका पूरा जीवन केवल दूसरों के लिए रहा, उनके ऊपर किस प्रकार में बाण चलाऊं। अरे हो सकता है आप उनको मूर्ख कहोगे, उनके फैसलों से आप अग्री नहीं करोगे, पर उन्होंने जिसे धर्म माना उस धर्म का कभी उल्लंघन नहीं किया, है ना। अब जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, बहुत लोग बोलते थे बेवकूफ थे, इतने ज्यादा सत्यवादी कि जब उनकी धर्मपत्नी, उनके संतान की मृत्यु हो गई है ना, और वो कह रही है कि जगह दो, दाह संस्कार करना है इसका, वो बोल देते नहीं दे सकता, मालिक का आदेश है, 2 मोहर तो मैं जरूर लूंगा। तो समाज जब इस कथा को देखता है तो यही सोचता है कैसा मूर्ख व्यक्ति है, अरे अपनी संतान और अपनी धर्मपत्नी, अपनी अर्धांगिनी से ऊपर ये किसे लेकर के चल रहा है। अरे कौन मूर्ख है जो वचनों के सत्य, जो सच्चाई को अपने रिश्ते और नातों से भी ऊपर रखेगा, अपने सुख और दुख से भी ऊपर रखेगा। और आप ये समाज शायद सही सोचता है, वो मूर्ख थे। लेकिन अगर आप ध्यान से कभी सोचोगे तो जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता, वो सही गलत नहीं जानता। अगर कोई बहुत छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मतलब मानो साल 6 महीने का है, आप उसको कोई अच्छी चीज दिखाओ, कोई गंदी चीज दिखाओ, वो उसको नॉर्मली देखता ही है, उसके मन में कोई भेदभाव नहीं है ना। या जिस तरीके से वो अपनी माँ से प्रेम करता है, ठीक है, या अपने परिवार वालों से प्रेम करता है, वैसे ही इनका भी सेम सिनारियो है कि हो सकता है कि ये गलत है, पर जिसे इन्होंने सही माना, जो मार्ग इनके लिए वो होता है ना कि एक स्टूडेंट भले ही कम जानता है एग्जामिनेशन में, पर वो जितना जानता है ना उसको ईमानदारी से लिखता है, उसे उस पर पूरा विश्वास होता है। उनको भी पूरा विश्वास था। हो सकता है आप कह सकते हो कि वो ये सच नहीं है, पर मानो कि कोई कह दे कि राजा हरिश्चंद्र जी थोड़े अज्ञानी थे, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, वो तो लॉजिकली या फिर बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते थे। उन्होंने जो भी देखा, आप ये मत देखो कि वो सही थे या गलत थे, पर एक चीज जो है, जो आप या मैं कोई नहीं नकार सकता, कि जितनी भी उनकी समझ थी उस हिसाब से जो उनको सही लगा, जिस कर्तव्य को उन्होंने सत्य माना, उस सत्य का कभी उल्लंघन नहीं किया। आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते, है ना, कि आप इस वक्त आपकी समझ में एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, सवाल का जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं ना, जो आपको सही लगे, जो सवाल आ रहा है, सवाल को देख करके उसमें से कीवर्ड्स निकाल के, जिन कीवर्ड्स के बारे में जो लिख सकते हो लिखो। चलो ये तो एग्जामिनेशन हॉल में होगा, इस वक्त एज ऑफ नाउ क्या करें सर, जब एग्जामिनेशन प्रिपरेशन या प्री बोर्ड्स का समय, तो इस वक्त यही करना ठीक है कि इस वक्त जो कर सकते हो उसे सही मानो। इस वक्त तुम्हारे लिए क्या सही है, ईमानदारी से मुझे बताओ। क्या क्रोध करना, झगड़ा करना, अपने अतीत को दोष देना, या फिर अपने माइंड को, या फिर अपने घर वालों को, घर की परिस्थिति, हो सकता है फोन अच्छा नहीं है, या हो सकता है कि यार दुनिया भर का सिलेबस, इतनी प्रॉब्लम, इतने सारे क्वेश्चन, इन सबको दोष देना क्या सही है? भूल जाओ होगा या सिलेबस नहीं होगा, इस वक्त क्या करना सही है।
तो देखो सीधा सा सवाल जो इस सन्नाटे में भी सुनाई देता है वो यही है कि इस वक्त जो है अपना कर्म करना चाहिए। और यही श्री कृष्ण कहते भी है ना, कि शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए, पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। आप भी यही कर रहे हो ना, शौक में हो गए हो, एकदम से शोक में, एकदम शॉक हो गए हो, शॉक्ड, आई एम शॉक्ड, व्हाट डू आई हैव टू डू नाउ, I haven't studied anything yet, and even if I've studied, I'm not satisfied. And the days are less and the pre-boards are approaching and the date sheet has already been announced, so I don't know what to do. क्या करना है समझ नहीं आ रहा, शॉक स्टेट में हो और काम करने की कोशिश कर रहे हो पर कोई काम नहीं हो रहा। वो कहते हैं ना, तैराक जो है ना, जिसको तैरना नहीं आता ना, नदी में ऐसे ऐसे हाथ पांव चलाएगा, वो डूबेगा नहीं जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, जैसे थक जाएगा डूब जाएगा, और जब तक हाथ पांव चल रहे हैं कहीं जा नहीं पाएगा। तैरने के लिए एक डायरेक्शन तो तय करनी पड़ती है। तो उस तरीके से ये जो शॉक्ड स्टेट है, इसमें आप एक्शन तो ले रहे हो पर वो मीनिंगलेस एक्शन है। तो इस वक्त करना क्या सही है, इस वक्त जो है धीरे धीरे करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना शुरू करो, और इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कैसे होगा क्या होगा। अरे ईमानदारी से अगर आपको बताऊं तो ये बात अगर मैं 2 साल पहले कर रहा होता ना, तो उस वक्त मैं कहता कि हाँ चलो तुम्हारा सिलेबस बड़ा है, आपका सिलेबस तो छोटा है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी में है, लाइफलाइंस ज्योग्राफी में है, वो भी पढ़ा दिया जाएगा। लाइफलाइंस में तो मैं और छोटा पढ़ाऊंगा जानबूझ के, सिर्फ सवाल बताऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री जो है बता ही दी गई है आपको पूरी। कोशिश यही थी कि क्लास में ही आंसर याद कराया जाए, है ना। आपको हिस्ट्री में एक बड़ा सा चैप्टर है, ज्योग्राफी में है, सिविक्स में, इकोनॉमिक्स में, आपको ये बड़ा लग रहा है पर पहले आपका सिलेबस और बड़ा हुआ करता था। अब आपके पास गिने चुने चैप्टर्स हैं, उनमें से भी अगर सिर्फ सवाल देख लो जो बताते हैं शुभम सर, हो जाएगा, काफ़ी है। या फिर और भी तो टीचर्स हैं, वो भी तो बताते हैं। आपका आंकलन है, आपने कोई सैम्पल पेपर की बुक खरीदी होगी, नहीं खरीदी होगी, या सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके आप भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देख सकते हैं, आपने देखे होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व किए होंगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक और प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स की होती है ना, वो ये होती है ना कि वो पता है सोच बहुत कुछ लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड करके पीसी में सेव कर लूँगा, उसके बाद पेन ड्राइव में लेकर के पापा को दे दूंगा या खुद जा करके प्रिंट आउट निकाल लूँगा, फिर पेपर सॉल्व करूँगा। अरे लेकिन अब तक तो पढ़ाई नहीं हुई है, एक काम करता हूँ, पढ़ाई करना शुरू करता हूँ, जब मेरे को लगेगा कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है तब मैं बोर्ड के पेपर्स का प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व करूँगा। वो तैयारी करेगा 1 हफ्ता, फिर उसको लगेगा लेकिन तैयारी करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक काम करता हूँ प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ और जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने कर लेता हूँ। वो प्रिंट आउट निकालना चाहेगा, कभी पेन ड्राइव भूल जाएगा, कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा। ये मैं अपने मन से नहीं बना रही, ये स्टूडेंट्स कहते हैं मुझसे। तो उनको मैं यही कहता हूँ, उनके कंधे पे हाथ रख के, मैं टिफिन भूल जाता हूँ घर से आते वक्त, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, क्यों इतना सोच रहे हो। प्रॉब्लम ये होती है ना कि एक आम खेल के दिन जब आप खेलने जाते हो गेम, मानो कि आप 5-6 बजे नहीं जाते, कभी ना कभी तो जाते होंगे, ठीक है, या मानो आपके स्कूल में ही गेम्स पीरियड है, या मानो आप अपने घर में रहते हो, शाम को सब बच्चे खेलने जाते हैं, एक दिन आपने जूते पहन लिए, सॉक्स नहीं पहने, तो उस दिन आप क्या बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आज सॉक्स नहीं पहना। होता है ना कभी कभी कि बहुत एक्साइटेड हो खेलने के लिए, गए और जूते ऐसे ही डाल दिए, सॉक्स नहीं थे, चल दिए, या फिर जूते आपने देखे, अरे जूते में तो सॉक्स नहीं है, अभी घर के अंदर जाऊंगा मोजा निकालूंगा, रहने दो, आप सैंडल ही पहन के चल दिए और जाते हो, खेलते हो, आ जाते हो। उस वक्त क्या इतना सोचते हो, ये नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, भूल गया, ये किया, नहीं, क्योंकि उस वक्त बेसिकली आपका इंटरेस्ट ही नहीं है कि आपने चाहे जूते पहने हो, चाहे सॉक्स पहना हो, ना पहना हो, या चाहे आप सैंडल पहन के जा रहे हो, उस वक्त तो आपको उस प्रोसेस में, उस खेल में जनाब बहुत मज़ा आ रहा है। पर पता है एग्जामिनेशन में ऐसा क्यों नहीं होता, पेन ड्राइव भूल जाते हैं जब, तो डर क्यों लगता है, क्योंकि हमने रिजल्ट को बहुत तेज़ी से पकड़ करके रखा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि उसको छोड़ दो, 10th के बोर्ड्स हैं, रिजल्ट छोड़ना बहुत मुश्किल है। किसी चीज़ को छोड़ने के लिए ना किसी और चीज़ को पकड़ना पड़ता है। एजुकेशन को पकड़ो, कहानियों को पकड़ो, भावनाओं को पकड़ो, है ना। कि जब नेशनलिज्म इन इंडिया जब कोई चैप्टर पढ़ता है ना, और उसमें नीचे की तरफ आखिरी के कुछ पन्नों में लास्ट में एक बॉक्स में जो है भगत सिंह के बारे में लिखा होता है, और जब वो ये लाइनें कहते हैं ना कि हमें जो है हमें वॉयलेंस करना नहीं है, या हम उनमें से नहीं है जो हम चाहते हैं, या ये संदेश देना चाहते हैं कि बंदूकों और हथियारों के दम पर हम अपनी बात कह सकते हैं, नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई
कि फ्रीडम इज द बर्थ राइट, की मतलब जो आजादी है वो तो सबका जन्म सिद्ध अधिकार है, और कैसे तुम उस अधिकार से किसी को वंचित रख सकते हो, है ना। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद जो है ये लॉ, ये ज्योत और ज्यादा जलती रहेगी, द फायर विल कीप कंटिन्यूइंग। मुझे ठीक से लाइनें याद नहीं है, पर वो यही कुछ कहते हैं कि आज मैं तो जा रहा हूं, पर ये पूरा विश्वास था भगत सिंह राजगुरु और उनको, उनके साथियों को, कि हम जा तो रहे हैं पर उसके बाद जो है ये और नए नौजवानों को प्रेरित करेगा। अरे झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट और सॉल्ट इंडिया मार्च से जो है हो गया सब कुछ, कि ये जो सॉल्ट मार्च से जो है गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया। हम गांधी जी का सम्मान करते हैं, अरे पर ये आपको पता होना चाहिए, आपके जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी, बात उन्होंने भी कही है। अरे जब ब्रिटिशर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत गए, हिटलर हार गया, फिर भी इंडिया को छोड़ा, तो उस वक्त भारत के एक पत्रकार गए थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिले और बोला कि जनाब आपके पास तो सब कुछ था, क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो चुका था। ऑनेस्टली अब 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो गया, आप तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे, हीरो बन गए थे, फिर भारत को छोड़ने की आवश्यकता क्या है। वो सिर्फ 3 शब्द कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और द स्पार्क, इट वाज नॉट द बोस, ये उनके एग्जैक्ट वर्ड है, बट द स्पार्क दैट द बोस हैड क्रिएटेड इन द रॉयल आर्मी। वो विद्रोह की क्रांति जो बोस ने खड़ी कर दी थी। अरे एक राजा कैसे राज्य करेगा, मेरे को बताओ। अरे जब आपकी सेना, आपके परिवार वाले ही आपके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, हथियार डाल रहे हैं, आपस में अपने अफसरों पर गोलियां चला रहे हैं, क्या होगा। इट वॉज द स्पार्क दैट द बोस हैड क्रिएटेड अमंग्स द रॉयल आर्मी, समझ रहे हो ना। यही था कारण। तो इसकी वजह से वो गए काफी हद तक, ठीक है। बाकी चीजें थी अपनी अपनी जगह पर सही थी, पर उन्होंने, और ये दुर्भाग्य था इस देश का कि बहुत समय तक उनके काम को, गांधी जी ने जो काम किए हैं उनकी हम सराहना करते हैं और बहुत पहले से कर रहे हैं, पर बाकी लोगों ने भी तो सही काम किए, उनकी भी तो सराहना कीजिए। वो उस समय की सरकार को करना चाहिए था, बट उस वक्त वो चीजें इनके ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि उन्होंने पहली आजाद सरकार भारत में कांग्रेस पार्टी की नहीं बनी थी, वो नेताजी की सरकार बनी थी। आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी उन्होंने बनाई थी, आजाद हिंद फौज बनाई, और काफी हद तक वो कामयाब हो गए थे हमें आजादी दिलाने में, और हिटलर से वो मिल चुके थे, काफी चीजें थी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना इन सब चीजों को स्टूडेंट्स, कि प्रोसेस से थोड़ा सा प्यार करो और थोड़ा फील करो इन सब चीजों को। चैप्टर्स फील करते हो ना, जब आप सोचते हो ना, जब आप महसूस करते हो ना इन सब चीज़ों के बारे में, तो ना आपको आपकी बड़ी बड़ी परेशानियां छोटी लगने लगती है। जब आपको कहानी पता चलती है ना कि क्या हुआ उस व्यक्ति के साथ जो जीवन भर संघर्ष करता रहा और एक प्लेन दुर्घटना में मर गया, और इतने सालों बाद उसके परिवार वालों को पता चलता है कि इनको अभी सम्मान दिया जा रहा है। जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, और अगर वाकई थोड़े सेंसिटिव नेचर के हैं, तो आपको अपनी परेशानियां, ये रिजल्ट वगैरह बहुत छोटी लगने लगेगी। मैं बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो 1 महीने पहले पढ़ के भी ठीक ठाक मार्क्स ला देते हैं। आपके पास तो 1 महीने से ज़्यादा समय है अभी। अरे प्री बोर्ड सारे हैं, ठीक है, कौन पूछता है प्री बोर्ड को, स्कूल वाले डांटेंगे डफराएंगे, ठीक है, 2 प्री बोर्ड तो हर स्कूल लेता ही है। वर्स्ट केस सिनेरियो में 1 ही लिया जाएगा, नहीं तो 2-3 भी ले लेते हैं, कभी कभी 2 प्री बोर्ड मिनिमम लेते ही हैं। तो वो तो होगा ही, वो तो होता ही रहेगा, उसको इतना लाइटली लो मैं ये नहीं कह रहा, बट आप जिन चीजों को आज बहुत बड़ा समझ रहे हो ना, वो उतनी बड़ी चीजें भी नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगा आपसे, शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए, पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए, देह के दीप में प्राणों की ज्योति काल जलाए, काल बुझाए, ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। तो उसी तरीके से टॉपर जो है वो विचलित नहीं होता, ठीक है, चाहे कोई आंसर आए या ना आए। टॉपर विचलित होते नहीं, या विद्यार्थी विचलित होता नहीं, चाहे कोई आंसर आए या ना आए, वो इनसे विचलित नहीं होता, क्योंकि वो समझता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि हम जैसा फील कर रहे हैं, या जितनी ज़्यादा बैंड हमारी बजी हुई है शायद किसी की नहीं बजी हुई है। सबकी हालत ख़राब है, आप कितना भी पढ़ लो क्यों ना, ठीक है। जो लोग एनसीईआरटी कर चुके हैं वो गाइड और रिफ्रेशर्स के क्वेश्चन देख करके परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं की है वो एनसीईआरटी देख करके परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया है वो तो कंफ्यूजन में ही परेशान है कि गाइड से पढ़ूं कि एनसीईआरटी से पढ़ूं। परेशान हर कोई है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक बहुत अच्छे कवि थे, ठीक है, मुझे याद नहीं कि वो 9th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में थे। अगर आप में से किसी ने वो कविता सुनी हुई तो ज़रूर बताना। ऐसे कोर्स ए में थी वो, जयशंकर प्रसाद जी की कविता थी आत्मकथ्य।
तो उसमें जयशंकर प्रसाद जी बहुत कमाल की लाइनें लिखते हैं और इनसे हम लेक्चर को एंड करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कहाँ शुभम सर का क्या इस वीडियो में, ये कहाँ शुरू हो गया, अब आगे सुनो तो पता चलेगा। तो जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनूं मैं मौन रहूं, औरों की सुनूं मैं मौन रहूं, है ना। अरे है ना, मिला कहाँ वह सुख जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, फिर वो मिल जाएगा, फिर समाज की नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा, सब लोग मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। मिला कहाँ वह सुख जिसके सपने देख करके मैं जागा करता था, आलिंगन में आते आते मैं उसको गले लगाने ही वाला होता था कि वो मुस्कुरा कर भाग जाता था। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, ये छोटा सा तो मेरा जीवन था। आज आपको लग रहा होगा 10th प्रिपरेशन बहुत बड़ा है, ये छोटा सा लगता है आने वाले समय में, क्योंकि मैं उस समय से गुजर चुका हूं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को छोड़ दो इतना बड़ा बनाना, है ना, कि मतलब आपको बड़ी पिक्चर देखो, समाज में और क्या परेशानियां हैं, क्या अन्याय हो रहे हैं। अरे अभी कश्मीर फाइल्स फिल्म निकली, क्या नहीं हुआ, क्या इस समाज में आप ही हो जो दुख भोग रहे हो, आप ही हो जिसको फ्रस्ट्रेशन हो रही है, बाकी सब ऐसे ही आए हैं। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनूं मैं मौन रहूं, औरों की सुनूं मैं मौन रहूं। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.